Russia is probably the राजीव exception. सिंह। तपेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत बहुत दिनों स्वागत है बाद। आपका। धन्यवाद सर, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए। जी अच्छा जी लग हाँ रहा है बिल्कुल, आपको जी वापस। जी बिल्कुल, सेठी साहब बुलाते नहीं है। अब डिजिटल रुपए की शक्ल तो दिखाइए, आज डिजिटल रुपए की शक्ल कैसी है? जी बिल्कुल। तो मैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के बारे में थोड़ा सा विवरण कर रहा था। है सुस्ती है, नरमी तो नहीं कहूंगा, सुस्ती है। और मुझे लगता है कमिंग हॉलीडेज यूरोपियन मार्केट में भी एक्टिविटी दिख रही है। निकी वॉज डाउन 111 पॉइंट्स, हैंगसेंग 635 पॉइंट अप थी और शंघाई 2 पॉइंट डाउन थी। लेकिन ज्यादा कोई खबर नहीं है। आई थिंक ऑल decent news is coming. Oil prices are down to 77 and I don't think inflation seems to be coming under control. काफी एक महंगाई के ऊपर एक कंट्रोल मेरे ख्याल से एक नियंत्रण आ चुका है। आरबीआई गवर्नर के ने भी कल कुछ इंडिकेशन दिए कि नजर तो रखेंगे महंगाई पे, लेकिन लग रहा है कि एक जो इंटरेस्ट इंक्रीज का जो एक रेजिम हम देख रहे थे पिछले महीनों में, वो कुछ शायद उसका रुख बदलेगा आने वाले महीनों में। तो उसका असर शायद भारतीय मार्केट में भी दिखा। आज काफी अंडर करंट स्ट्रॉन्ग थे। सेठी साहब, व्हाट इज द न्यूज फ्रॉम द मुंबई मार्केट्स? मैं पहले एक बात बता दूं कि इन्फ्लेशन को कोविड का इंजेक्शन लगा दिया है। बिल्कुल। तो काबू में नहीं आ रही थी, तो इन्होंने सोचा कि ब्याज इतना बढ़ाते जाएंगे, इतना ब्याज बढ़ा देंगे कि इन्फ्लेशन खुद ही मर जाएगी उसके सामने। अभी इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो बोलेंगे इतना तो ब्याज दर बढ़ी है, तो उससे तो ज्यादा कम नहीं बढ़ी है ना, उसके नजदीकी है। तो अभी अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो इनके पास रीजन है उसका कि हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ी है। तो इन्फ्लेशन भी बढ़ाने वाले यही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाले भी यही है। भारत के बारे में क्या न्यूज है? भारत 160 पॉइंट बढ़कर सेंसेक्स 62,570 पर बंद हुआ जी। 0.26% बढ़ा। बैंक स्टॉक 1.16% बढ़े और मिड कैप 0.61% बढ़ा। जैसे कि हम पहले भी चर्चा करते आए हैं कि अभी लार्ज कैप से मिड कैप में न्यू हाईज आने चालू हुए हैं और जो ग्रोथ आ रही है तो उसका इंडिकेशन मिल रहा है कि 26.26 के सामने 0.61 मिड कैप बढ़ा है। और बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो ज्यादा मिड कैप वाले हैं, लार्ज कैप वाले तो HDFC ICICI थोड़े से है जी। बाकी जो बैंकों की अभी लगातार घड़ी लगी हुई है रोज बढ़ने की जी, उसमें मिड कैप ज्यादा है। तो उस हिसाब से 1.16% बढ़ा है वो। अच्छा। बैंकों का जो इंडेक्स है निफ्टी का। तो बैंकों के निफ्टी में 50 में से 40 बैंक तो यही होंगे जी। और आज के गेनर्स हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, कोरोमंडल इंटरनेशनल, पीएम पंजाब नेशनल बैंक, भारत फोर्ज, NMDC और कैनरा बैंक। तो 5 में से 3 बैंक हैं जी। लूजर्स में इंडिया बुल्स हाउसिंग, सन फार्मा, LT माइंट्री, डिक्सन टेक्नोलॉजी, ल्यूपिन और MRF जी। और 52 वीक हाई में है सेंट्रल बैंक, करूर व्यास्य बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, गोल्डस्मिथ फिलिप्स और बैंक ऑफ बड़ौदा। यानी 5 हाई सारे बैंकिंग। ये लार्ज कैप नहीं है जी। ज्यादातर इनमें से 52 वीक लो में कोई स्टॉक नहीं है जी। इसका मतलब हमारे लोग भी जा सकते हैं छुट्टी लेकर जी, कि कोई नहीं गिरा शेयर जी। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए कह रहा था कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार देखेंगे कि सुस्ती है, लेकिन भारत में एक्शन है, अभी भी हिंदुस्तान में एक्शन है और अच्छी बात है ये। तपीश जी, आपकी कोई टिप्पणी मार्केट के ऊपर, आज के मार्केट के ऊपर? देखिए निखिल जी, नेक्स्ट वीक हमारा FOMC का मीटिंग है 14 दिसंबर का। तब तक यहाँ पे हमें कोई खास मूवमेंट नहीं देखने को मिलेंगे। वॉलेटाइल मूवमेंट, मतलब एक रेंज बाउंड पे ही चॉपी मूव हमें देखने को मिल सकता है सभी मेजर एसेट क्लास में। दूसरे साइड अगर हम देखें, RBI ने जो रेट हाइक किया 35 बेसिस पॉइंट के, उसको मार्केट ने पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया, पूरी तरह से उसके एक्सेप्ट नहीं किया। उसका एक जो रीजन था, सबको एक्सपेक्टेड था कि इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा है और इंडिया बहुत ही स्टेबल सिचुएशन में है पूरी दुनिया को कंपेयर करके देखें, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन वही साथ ही गवर्नर साहब ने जो थोड़ा सा इन्फ्लेशन
पे कंसर्न दिखाया कि इन्फ्लेशन पे अभी भी कंसर्न बना रहेगा, नजर बनी रहेगी, उसके हिसाब से थोड़ा सा पार्टिसिपेंट्स में उतना खुशी का माहौल नहीं देखने को मिला जितना होना चाहिए। हालांकि लॉन्ग टर्म पे इन्फ्लेशन कम, एक स्मॉल रेट हाइक, सॉफ्ट रेट हाइक इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा सिग्नल है, जो आने वाले टाइम पे मार्केट को ज्यादा अच्छे से सपोर्ट करेगा। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा चॉपी मूव रहेगा, कोई बड़ा मूवमेंट इस वीक हमें देखने को नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली दिसंबर है, दिसंबर के साथ साथ एफओएमसी की मीटिंग भी लाइंड अप है, उससे पहले कोई बड़े मूवमेंट के आसार नहीं है, चॉपी मूवमेंट ही रहेगा करेंसी में भी और इक्विटी में भी। अगर मैं आपको एक ज्योतिषी जैसा सवाल पूछूं कि आगे चल के आपको क्या लगता है कि इंटरेस्ट हाइक, नेक्स्ट हाइक जो होगा, क्या हाइक होगा, और अगर होगा तो कितना होगा? अगर मैं ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मैं एक बार पूरा ग्लोब देख रहता हूं। यूएस में एक आध रेट हाइक और हो सकते हैं, बट बहुत ज्यादा रेट हाइक नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने टारगेट ही अपना मतलब अपना रेट का, फंड रेट का 5 का रखा हुआ है। अभी उनके पास स्कोप है रेट हाइक करने का। यूरोप और इंग्लैंड की बात करें तो उनको करना ही पड़ेगा, उनका इन्फ्लेशन अभी उतना अच्छा स्टेबल नहीं है, और उनके रेट बहुत ज्यादा कम है, रियल रेट उनका बहुत ही कम। यूएस को नॉमिनल रेट हाइक करेगा, यूरोप को रेट हाइक करना ही पड़ेगा, वो एग्रेसिव रेट हाइक करेंगे, जिनका हम पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने पड़ा है। इंडिया की कंडीशन सबसे स्टेबल है, इंडिया रेट हाइक नहीं करेगा तब भी इकोनॉमी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट हालांकि यहाँ पे ग्लोबल प्लेयर्स अगर रेट हाइक करेंगे तो ना चाहते हुए इंडिया को स्मॉलर रेट हाइक फ्यूचर में करना पड़ सकता है। रेट कट करने की सिचुएशन अभी इमीडिएटली बनती हुई नहीं दिख रही है। अगर गवर्नमेंट यहाँ पे आरबीआई एग्रेसिव मूव लेके रेट कट कर देता है तो वो सरप्राइजिंग होगा। बट अभी सिचुएशन है, क्योंकि ग्लोबल प्लेयर रेट हाइक कर सकते हैं, इसलिए आगे अभी रेट कट पे शिफ्ट नहीं होना चाहेगा ग्लोबल प्लेयर्स को फॉलो करते हुए। और मेरे ख्याल से तेल का जो भाव है तपीश जी $77 है। एक महीने में अगर आप मूवमेंट देखिए तो करीबन 19.5% गिरा है। और एक महंगाई का सबसे बड़ा कारण एक कारण है। तो 75, 70 और 80 अपने आप नियंत्रण में आ सकती है। और इसीलिए जैसा आपने कहा, शायद एक आध रेट हाइक हो, लेकिन आगे चल के रेट हाइक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या तेल के भाव का असर पड़ सकता है आने वाली रणनीति में? बिल्कुल बिल्कुल निखिल जी, यहाँ पे तेल की कीमतों का महंगाई पे जरूर असर पड़ता हुआ दिखेगा। महंगाई यहाँ पे थोड़ी सी कम होने के भी आसार आने वाले टाइम पे हमें लग रहा है। लेकिन ग्लोबल पे वही हम बात करें यूरोप का, यूरोप पे अभी भी इन्फ्लेशन 2 डिजिट पे चल रहा है। उनपे मतलब इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत भी कूल आएगा, बट उनको अपने स्टेबल लेवल पे आने पे अभी 1 से 2 साल लग जाएगा। यूरोप और यूके की हम बात करें तो उनके लिए अभी जो रास्ता है बहुत लंबा है, और तब तक वहां पे बाकी सिचुएशन स्टेबल नहीं होते। कि यहाँ पे ग्लोबल रिसेशन का डर जरूर कम होता हुआ दिख रहा है, बट यूरोप और यूके पे अभी भी रिसेशन का डर बना हुआ है। और उसके कारण वहां पे आप अगर इमीडिएटली देखें, लास्ट टाइम मुझे याद है आपने एक क्वेश्चन भी किया था कि रिसेशन की हम बातें कर रहे हैं बट मार्केट में दिख नहीं रहा है। तो उसका भी एक छोटा सा वो है कि पहले रिसेशन हमें कब पता चलता था, जब लेमन ब्रदर्स बैंकरप्सी फाइल करता था। बट अभी हम इतने मैच्योर हो गए हैं, हम सभी डेटा रेट्स को फॉलो कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को फॉलो कर रहे हैं, ऑडियंस बहुत ज्यादा लिटरेट हो चुकी है, इसलिए हम पहले ही चीजों को फोरकास्ट करना लगे हैं। अब हमें ऐसा नहीं कि कोई यूरोपियन बैंक बैंकरप्सी फाइल करे तब हम रिसेशन मानेंगे, हम पहले से मान के बैठ जाते हैं। तो ये जरूर है, रिसेशन का डर पूरी दुनिया में नहीं खत्म हुआ है। यूएस और इंडिया जैसी कंट्रीज को हम देखें तो ये जरूर स्टेबल है, सेफ है रिसेशन से, इन पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट हमें पेयर्स को भी ध्यान पे रखना पड़ेगा, क्योंकि उनको छोड़ के भी हम नहीं चल सके। और यूरोप और यूके बहुत अच्छी सिचुएशन में अभी भी नहीं है। जी बिल्कुल। और मेरे ख्याल से इंडिया का स्टोरी अलग है। हमारा इंटरनल कंजम्पशन स्टोरी इतना तगड़ा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ भी हो, वी शुड बी प्रोटेक्टेड और इंसुलेटेड। कमिंग टू टुडेस टॉपिक तपीश जी, आज हमने एक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक डिजिटल करेंसी के बारे में जिक्र किया था कुछ महीनों पहले, और कुछ हफ्ते पहले अनाउंस किया कि तैयार है डिजिटल करेंसी, और उन्होंने लॉन्च भी किया बीटा वर्जन में, एक पायलट वर्जन में। तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये डिजिटल करेंसी होता क्या है और इसको किस तरह से, एक तो क्या है और इसका इस्तेमाल जो है तो किस तरह से हो सकता है, और क्या इससे हमें कोई चिंता जतानी चाहिए, क्या हमारे प्राइवेसी के ऊपर कोई कंसर्न है, क्या हमारे सिक्योरिटी के ऊपर कोई कंसर्न है। तो जो ब्रॉड, ऑन अ वेरी ब्रॉड लेवल, अगर आप कुछ हम ज्ञान दें हमारे दर्शकों को, और हमें भी, मैंने भी कुछ रिसर्च किया,
कुछ कुछ समझ में आया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो शायद एक बार यूज करेंगे तब समझ में आ सकती है, ऐसी चीज है। तो आपके हिसाब से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ये क्या चीज है, ये क्या है डिजिटल करेंसी, और आम आदमी के ऊपर यानी हमारे ऊपर, हमारे जैसे लोगों के ऊपर, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारे ऊपर इसका क्या असर हो सकता है और हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? देखिए निखिल जी, सबसे पहले यहाँ पे हम जो हमारा पेमेंट सिस्टम है या इकोनॉमिक सिस्टम है, हमारी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी का बहुत बड़ा मतलब इकोनॉमी का पूरा ब्लड हम फाइनेंशियल सर्कुलेशन को मान सकते हैं। जो हमारी करेंसी सर्कुलेशन होती है वो ब्लड जैसा काम करती है। इकोनॉमी किस हिसाब से ग्रो होगी, कितना बिजनेस डेवलप होंगे, ग्रो होंगे। पहले हम कैश में ट्रांजेक्शन किया करते थे, पूरा लेन देन कैश पे ही होता था। अगर कोई इम्पोर्टर एक्सपोर्टर है तो उनको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता था, उनके बिजनेस साइकिल बहुत लंबे हो जाए करते थे। फिर इंट्रोड्यूस हुआ हमारा एनईएफटी आरटीजीएस इंट्रोड्यूस हुआ, थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन कम हुआ लेकिन चार्जेस भी लगते रहते। फिर हमारे पास यूपीआई आया, टाइमिंग भी रिड्यूस हुई, कॉस्ट भी रिड्यूस हुई। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ रहा है ई रूपी। ई रूपी किस हिसाब से काम करेगा? पहली बात तो ई रूपी ये डायरेक्ट हमें जितने भी इंटरमीडिएटर्स हैं उनको हटा देगा। ई रूपी बैंक्स को हटा देगा, थर्ड पार्टी वेंडर्स को हटा देगा। ये डायरेक्ट वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांजेक्शन होगा, केवल इंटरमीडिएटर के रूप में रहेगा तो सेंट्रल बैंक रहेगा, आरबीआई रहेगा। आपका पैसा अमाउंट कोई पैसा है आपके बैंक में है, आप एटीएम पे जाके निकालते हो, आपके वॉलेट कैश पे आ जाता है, आपके हाथ पे आ जाता है। अब आपको वो एटीएम पे जाके निकालने की जरूरत नहीं है, आप अपने बैंक पे जाओ, बैंक से आरबीआई का वॉलेट, ई रूपी का वॉलेट पे फंड ट्रांसफर करो। ई रूपी के वॉलेट में फंड ट्रांसफर करने के बाद आप उसे किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो, इंडिविजुअल पर्सन को भी कर सकते हो, किसी मर्चेंट को भी कर सकते हो, और किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो इंडिया पे हो, इंडिया के बाहर भी कर सकते हो। यहाँ पे आपका बैंक से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे कुछ चीज और ठीक हो रही है। पहली बात तो ये आपके सेटलमेंट रिड्यूस कर रहा है। अगर आप किसी मर्चेंट को पेमेंट करते हो, लाइक आपने यूपीआई के थ्रू मर्चेंट को पेमेंट किया तो उसे इमीडिएट नहीं मिलता, उसे 24 घंटे बाद पेमेंट रिसीव होता है। यहाँ पे वॉलेट टू वॉलेट है। आप जैसे कैश देते हो ना दुकान वाले को, चाय वाले को, आपने कैश दिया, इमीडिएट हो रहा है। तो आरबीआई वॉलेट से आपने किया, इमीडिएट जाएगा। यहाँ पे कोई सेटलमेंट, क्लियरिंग सेटलमेंट नहीं होता, क्योंकि यूपीआई में भी वन बैंक टू अनदर बैंक पे ट्रांजेक्शन करने के बाद बैंक्स के क्लियरिंग सेटलमेंट होते हैं। उस स्टेप को यहाँ पे आरबीआई ने खत्म कर दिया, पहली चीज। दूसरी चीज कि यहाँ पे चार्जेस भी एज ऑफ नाउ तो चार्जेस पे बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं है, थोड़े नॉमिनल से चार्जेस होंगे, पर चार्जेस बहुत नॉमिनल से होंगे। एंड अगर हम वहीं पे बात करें दूसरे जैसे यहाँ पे ई रूपी लॉन्च हुआ है, रिटेल पार्टिसिपेंट्स को भी, होलसेल पार्टिसिपेंट्स को भी। होलसेल पार्टिसिपेंट्स में बात करें, मैक्सिमम लोग कॉर्पोरेट अकाउंट यूज करते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंट रहते हैं कॉर्पोरेट में, वहां पे आपको कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है। लेकिन क्लियरिंग सेटलमेंट के कारण आपके जो ट्रांजेक्शन है, जब आप एनईएफटी करोगे, आईएमपीएस करोगे, तो आपके कुछ चार्जेस रहेंगे और कुछ ट्रांजेक्शन में हो सकता है आपको थोड़ा टाइम भी लगे क्लियरिंग सेटलमेंट पे। यहाँ पे वो स्टेप और ज्यादा स्मूथ होता हुआ दिख रहा है। आपका जो ट्रांसफर होगा इमीडिएट होगा, कॉस्ट एफिशिएंट होगा, एंड यहाँ पे जो मिस एरर्स के चांसेस थे वो भी कम हुए हैं। अब हम बात करें प्राइवेसी की, तो प्राइवेसी में आप वन बैंक टू अनदर बैंक ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब वन वॉलेट टू अनदर वॉलेट ट्रांसफर कर रहे हो, तो वहां पे आपके बैंक को भी नहीं पता चलेगा आपने किस अमाउंट ट्रांसफर किया, क्योंकि बैंक के लेजर पे वो चीज जा ही नहीं रही है। वो केवल यहाँ पे जो हमारा आरबीआई का टेक्नोलॉजी है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी पे जैसे ब्लॉकचेन पे काम करता है, क्रिप्टो एंड ऑल बाकी क्रिप्टो काम करते हैं, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी पे ये पर्टिकुलर करेंसी काम करने वाली है। तो उस लेजर पे ही केवल ये ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट होंगे, जिनका एक्सेस केवल और केवल आरबीआई कर सकते हैं। तो आरबीआई के अलावा एक मिनट रोक के एक लेमैन का सवाल लेमैन की भाषा में पूछूंगा कि अगर मेरे पास 1000 का नोट है या 2000 का नोट है कैश में, एक पेपर नोट है, और मैंने दिया सेठी साहब को, सेठी साहब ने आपको दिया, आपने आपके घर में दिया, और आपके घर में आपके नौकर को मिला, तो अगर जब किसी को वो नोट मिलता है तो आपके नौकर के हाथ में मिलता है, लेकिन वो कहाँ से आया और किस रूट से आया उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। क्या ई रूपी में, क्या डिजिटल करेंसी में जब मैं ट्रांसफर करता हूँ सेठी साहब को, फिर वो आपको करते हैं, आप आपके घर पे करते हो और आपके घर से आपके नौकर के पास जाता है, तो क्या इसका जो ट्रेस है, ये जो चेन है, क्या ये कहीं रिकॉर्ड होता है?
ये बिल्कुल यहाँ पे लेजर जो हमारा लेजर है, लेजर टेक्नोलॉजी है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, यहाँ पे पूरे ट्रांजैक्शंस रहते हैं, बट प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा है। इसको एक्सेस केवल सेंट्रल बैंक कर सकता है। अच्छा। वो भी ऐसा नहीं कि सेंट्रल बैंक एक्सेस करेगा ही, जब उसे रिक्वायरमेंट लगेगी तब उसे एक्सेस करेगा। जी जी समझ गया। सो दैट CCTV की तरह। मीन्स दैट और किसी के पास ये डेटा नहीं रहेगा, लेकिन एक जगह पे, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है और उसका उनका जो सर्वर है और उनका जो डेटाबेस होगा, उस डेटाबेस में ये जो पूरा चेन ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है वो पूरा कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड होगा, और कभी आगे चल के किसी को अगर इस रुपी नोट या जो 2000 का एक ट्रांजैक्शन हुआ था उसको अगर ट्रेस करना जी, है जी। तो वो ट्रेस कर पाएगा। जी बिल्कुल। अभी बिल्कुल एक सवाल है यहाँ मेरा, जी, सर। यहाँ पे। जी आपने कहा ट्रैकिंग करना है, जैसे सीसीटीवी में ट्रैकिंग होती है ऐसे ट्रैकिंग होगी उसकी जहाँ जरूरत पड़ेगी। जहाँ जरूरत अभी पड़ेगी। रिजर्व बैंक ये ऐड देता था कि आपका पैसा अगर गलत चला गया है तो 24 घंटे में कंप्लेंट करें आपको पैसा वापस मिल जाता, तो बैंक के पास ही पैसा होता था, मिल जाता था हमें। अभी इस स्थिति में पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? समझो कोई मिस्टेक हो गई पार्टी का नाम लिखने में। यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये क्लियरिंग सेटलमेंट इमीडिएट होगा, ऑन द टाइम होगा, तो इस चीज पे हो सकता है वापस मिले, बट थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है। उसके लिए कुछ ना कुछ प्लान फॉर श्योर आरबीआई ने बना के रखे होंगे, बट थोड़ा टाइम इस एरर पे जरूर लग सकता है, क्योंकि सेटलमेंट इमीडिएट हो जाएगा। क्लियरिंग क्योंकि बैंक के केसेस में सेटलमेंट पेंडिंग रहता था, इसलिए वो उसे रिवर्स कर देते थे, बट यहाँ पे सेटलमेंट इमीडिएट हो रहा है। तो और इसमें तब और यहाँ पे कुछ इसमें भी डिनोमिनेशन रहेंगे, 2000, 500, 100, 10 ऐसे डिनोमिनेशन रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे 50 पैसे से स्टार्ट है यूनिट, 50 पैसे से 2000 तक की यूनिट है। मतलब जितने हमें 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 और 2000 की यूनिट्स अवेलेबल रहेंगे। अच्छा ओके। साथ में यहाँ पे कुछ और बेनिफिट मैं ऐड करना चाहूंगा। पहली चीज तो जो हमें बेनिफिट होगा, पहले तो हमारा ट्रांजैक्शन कम हो रहा है, हमारी कॉस्ट कम होगी। आरबीआई को रुपी प्रिंट करने पे 5000 सीआर से ऊपर का कॉस्ट लगता है मेंटेन करने पे, और काफी ज्यादा वहां पे नोट पे लोग पेन चला देते हैं, फट जाता है वॉलेट पे रखे रखे, तो वो चीजें भी वेस्ट होंगी। क्योंकि हम इन फ्यूचर ऑब्वियसली हमें काफी सारे इन्वायरमेंट को लेके भी काफी जागरूक रहना है, और उसके लिए गवर्नमेंट ने अभी से, आरबीआई ने अभी से स्टेप ले लिया। कुछ टाइम बाद हो सकता है हमें एटीएम जाने की जरूरत ना पड़े, हमें बैंक जाने की जरूरत ना पड़े, हमें अपने वॉलेट पे कैश रखने की जरूरत ना पड़े। ये चीजें हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो फेक नोट्स होते हैं, क्योंकि एक और प्रॉब्लम है कि नकली नोटों का बहुत बड़ा वो रहता है, जो टेररिज्म वगैरह में यूज होता है। डिजिटल करेंसी आने के बाद उसका भी मार्केट कम होता हुआ दिखेगा। और तीसरी चीज जो हमें है, टाइम हमारा बच रहा है, कॉस्ट बच रही है, इजी ट्रांजैक्शन हो रहा है, फेक करेंसीज भी मार्केट से बाहर हो रही है, करप्शन भी समहाउ बाहर हो रहा है। यहाँ पे कूपन्स भी होंगे, जैसे रुपये है ना वैसे कूपन्स होंगे। गवर्नमेंट अगर किसी को सब्सिडी देती है तो कूपन के थ्रू भी सब्सिडी दे सकती है, और उस कूपन को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कि ये इसी पर्पज से यूज होना चाहिए। लाइक स्टूडेंट को सब्सिडी दी तो उससे केवल वो कॉलेज फीस ही पे कर सकते हैं। अगर किसान को सब्सिडी दी है तो वो एग्री प्रोडक्ट ही केवल खरीद सकता है, उससे वो जाके बियर बार पे बियर नहीं खरीद सकता, केवल वो एग्री प्रोडक्ट्स पे ही खरीद सकता है। एलपीजी की सब्सिडी मिली है तो उसके लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शन किए जा सकते हैं। और साथ ही अनदर पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा जी। बियर हाँ जी खरीदने सर, के लिए अलग से कूपन मिलेगा? बियर खरीदने के लिए अलग से कूपन मिलेगा? वो मिल सकता है। निखिल जी से बात कीजिए, बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे। जी और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, अभी हम बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं यूपीआई को लेके। यूपीआई ने ट्रांजैक्शन, बहुत रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन हमने देखे हैं, काफी बड़ा मार्केट होता जा रहा है, लेकिन वो गवर्नमेंट के लिए एक थ्रेट है। गवर्नमेंट को यूपीआई से डर भी है। डर क्यों है? कि यूपीआई का जो कंट्रोलिंग है, अभी जो मेजर 80% से ज्यादा शेयर है, केवल 2 से 3 ग्रुप हैंडल कर रहे हैं, जो मोनोपोली टाइप से, ओलिगोपोली टाइप से क्रिएट कर रहे हैं। और वो उनमें से 2 ग्रुप, एक दुनिया की सबसे बड़ी वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट फैमिली ग्रुप है। और वो अगर मार्केट में रहे तो वो मार्केट में
किसी अदर कंपटीशन को जनरेट नहीं होने देंगे, नहीं फेयर आएगा। कंपटीशन नहीं क्रिएट करेंगे। जी। उसके लिए यहाँ पे दूसरा एस्पेक्ट ये है कि यूपीआई में आप मैंने निखिल जी को फंड ट्रांसफर किया तो ना मेरा कोई चार्जेस कट रहा है ना निखिल जी का कोई चार्जेस कट रहा है वहां पे, बट वो उस यूपीआई वेंडर को बैंक चार्जेस पे कर रहा है, और वो जो बैंक चार्जेस पे कर रहा है वो उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है अभी, क्योंकि यूपीआई में कोई चार्ज नहीं लगते, बट चार्ज तो कहीं होंगे, खर्चे तो हो रहे हैं, वो गवर्नमेंट अभी बेयर कर रही है। ट्रांजेक्शन बढ़ने के कारण गवर्नमेंट की कॉस्ट भी बढ़ रही है, जिससे बैंक बोल रहे हैं यहाँ पे चार्जेस लगाने चाहिए, क्योंकि बैंक्स का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि सब्सिडी लिमिटेड मिल रही है, ट्रांजेक्शन ज्यादा होने के कारण चार्जेस ज्यादा लग रहे हैं। तो फ्यूचर पे यूपीआई की कंपटीशन को मैनेज करने के लिए यूपीआई में चार्जेस लगने स्टार्ट हो जाएंगे, और चार्जेस लगने स्टार्ट होंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन होगा ई रूपी, जहां पे कोई इंटरमीडिएटर नहीं होगा, जहां पे गवर्नमेंट को ऐसा कोई थ्रेट भी नहीं होगा कि कोई प्राइवेट ग्रुप, स्पेशली द ओवरसीज प्राइवेट ग्रुप, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करें, क्योंकि डिसरप्ट नहीं कर पाएगा। जी जी, डिसरप्ट नहीं कर पाएगा, एक सिक्योरिटी भी बन जाती है इंटरनल। जी, क्योंकि यूपीआई पे हम इतना प्राउड फील करते हैं और फिर बाद में हम देखते हैं कि उनको कंट्रोल कौन कर रहा है, तो दोनों मतलब दो जो मेजर प्लेयर है दोनों ही फॉरेन प्लेयर है और बहुत पावरफुल प्लेयर है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये जो बिग टेक का जो डर है वो आई थिंक वेरी वैलिड फियर, rightly placed, and sooner or later it is going to catch up on us somewhere. तो अगर भारत सरकार इसको मद्देनजर रखते हुए कुछ स्टेप्स ले रही है तो बहुत ही बढ़िया है। एक सवाल ये उठता है तपी जी, क्या आगे चल के आपको लगता है कि पेपर करेंसी विल बी कम्प्लीटली रिमूव्ड? इज दिस अ स्टेप टुवर्ड्स दैट? आप एक ऐसा दिन देख रहे हैं जब बिल्कुल हम पेपर करेंसी यूज नहीं कर पाएंगे और सारा ट्रांजैक्शन जो है वो एक मशीन से होगा? बिल्कुल सर, मतलब इमीडिएटली तो मैं आने वाले 4-5 साल में तो नहीं बोल सकता, बट हाँ कुछ मतलब अगर एक डेकेड या 1 डेकेड से ज्यादा का टाइम ले तो बिल्कुल मुझे होता हुआ दिख रहा है, और वो बहुत अच्छा होगा। वहां पे हमारा करप्शन बहुत ज्यादा कंट्रोल होगा, वेस्टेज बहुत ज्यादा होगा, इको फ्रेंडली होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, एंड जो ट्रांजेक्शन होंगे, ब्लैक मनी हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, उनकी एक्टिविटीज भी बहुत कंट्रोल होंगी, फाइनेंशियल मार्केट बहुत सिस्टमैटिक होगा, और बिजनेस रन करने के लिए जो हमारी क्रेडिट लिमिट्स वगैरह होती है वो और इजी हो जाएंगी। यहाँ पे एक और पॉइंट मैं जल्दी ऐड करना चाहूंगा, 4G जब इंट्रोड्यूस हुआ तो 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स इन्वॉल्व हुए। अभी यूनिकॉर्न्स की लिस्ट देख लो, उनमें मैक्सिमम है जो इंटरनेट के सपोर्ट से यूनिकॉर्न बने। अभी यहाँ पे न्यू जनरेशन पे जो एक इंफ्रा रिक्वायरमेंट होता है वो रोड, सड़क, पानी नहीं है, वो एक हाई स्पीड इंटरनेट है और एक एक्सेसिबल इजी पेमेंट सिस्टम है। अभी पेमेंट सिस्टम पे हम क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, हम क्रिप्टो करेंसीज यूज कर रहे हैं ग्लोबली। उनको रिप्लेस करने के लिए डिजिटल करेंसी इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म। यहाँ पे अगर इसकी टेक्नोलॉजी वो रही तो हो सकता है आने वाले टाइम पे जहाँ पे अभी हम 100 यूनिकॉर्न की बात करें, एक 5G भी आ रहा है, यूरोपी भी आ रहा है, तो ये आने वाले टाइम पे 400 से 500 यूनिकॉर्न भी बिल्ड कर सकता है इंडियन मार्केट में आने वाले कुछ सालों पे। Fantastic, Tapish ji. I think we are running out of time, but I'll ask Sethi Sahab if he has one last question for you before we let you go. Sethi Sahab? इसमें खाली यही है कि इसमें जो बेनिफिट में जीरो करेंसी लॉस है उसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? क्योंकि इंस्टेंट पेमेंट हो रही है इसलिए। एग्जैक्टली सर, इंस्टेंट पेमेंट हो रही है, यहाँ पे हमारे कोई प्रिंटिंग चार्जेस नहीं लग रहे हैं, हमारे करेंसी में कोई वेस्टेज नहीं हो रहा है, फेक करेंसी हमारे मार्केट में नहीं आ रही है, ब्लैक मनी हमारे मार्केट में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो काफी सारे बेनिफिट है। साथ ही एक चैलेंज भी मेरे जब मैं इन पे बात करता हूँ मेरे दिमाग में एक चैलेंज भी आता है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है उसके लिए सर्वर चाहिए होते हैं, और सर्वर पे जो हमारा इंडिया का मतलब गवर्नमेंट सर्वर्स पे जो भरोसा है वो उतना अच्छा अभी तक नहीं हो पाया है। चाहे हम IRCTC की बात करें, इनकम टैक्स की बात करें, GST की बात करें, तो वो एक जरूर एक मुझे थ्रेट लगता है। उस पर अगर गवर्नमेंट ने काम कर लिया तो यहाँ पे हम बहुत अच्छे से मार्केट पे ग्रो कर सकते हैं, न केवल इंडिया पे, ओवरसीज मार्केट में भी। ओवरसीज मार्केट बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। अगर हम सॉफ्टवेयर कैपिटल है वर्ल्ड के, जैसा हम
proudly we think we are the software capital of the world, so we should be able to crack the technology aspect. Tapir ji, बहुत बहुत शुक्रिया. We are running out of time. It's a subject that we can keep on asking you questions and maybe we'll do another round. Thank you very much for your time today. आपने बहुत ही अच्छी तरह से, सटीक तरह से ई-रूपी क्या होता है, डिजिटल करेंसी क्या है और इसका क्या क्या फायदे हैं, वो आपने अच्छी तरह से हमारे दर्शकों को बताया और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शकों को अच्छा लगा हो ये सारे जो सारा ज्ञान जो हमें मिला तपीश जी से. और हमें और प्रोग्राम करेंगे इसके ऊपर क्योंकि इसमें और काफ़ी सवाल है जिसका जवाब देना अभी भी बाकी है. सेठी साहब, वी विल गो टू द कॉर्पोरेट न्यूज़ बिफोर वी कम टू यू फॉर योर लास्ट कॉमेंट्स. टेक्निकल टीम, कैन वी हैव द कॉर्पोरेट न्यूज़ प्लीज?